नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो शुरू तो हुआ दिल्ली में एक कार बम धमाके से, पर जैसे जैसे इसकी परतें खुलीं, आतंकवाद का एक ऐसा नया और खौफनाक चेहरा सामने आया जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हुआ ये कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ। और ये वो घटना थी जिसने सच कहो तो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। पहली नज़र में लगा शायद कोई हादसा होगा, सिलेंडर फट गया होगा, कुछ ऐसा ही। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। ये कोई हादसा था ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस घटना को। आखिर उस शाम सेंट्रल दिल्ली में हुआ क्या था? अब देखिए, जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर पहुंचे, उन्हें एक बात तो फौरन समझ में आ गई। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। धमाका इतना जबरदस्त था कि किसी सीएनजी किट या सिलेंडर के फटने से ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक पावरफुल सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब। तो अब सवाल था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से की जाए, और जवाब था वो कार। यही सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग था। इसके बाद शुरू हुई सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कवायद, और जो कहानी सामने आई वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। देखिए, दोपहर में कार फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल होती है। करीब 3:30 बजे उसे लाल किले के पास एक पार्किंग में पार्क किया जाता है। फिर 3 घंटे बाद 6:30 बजे वो पार्किंग से निकलती है और ठीक 6:52 पर बूम, मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हो जाता है। सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ। और जैसे ही कार के मालिक की तलाश शुरू हुई, जांचकर्ताओं के कान खड़े हो गए। देखिए, कार का पहला मालिक गुरुग्राम का था। वहां से उसे पुलवामा के एक शख्स ने खरीदा और फिर उसने उसे पुलवामा के ही एक डॉक्टर को बेच दिया। ये जो मालिकाना हक का पूरा जाल बुना गया था ना, यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। साफ था कि किसी की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो सवाल उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह बिल्कुल साफ थी। ये जांच को भटकाने की एक सोची समझी तरकीब थी। इतने सारे मालिक ताकि असली गुनहगार तक पहुंचने में पुलिस उलझ कर रह जाए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जांच का पूरा फोकस अब शिफ्ट हो जाता है फरीदाबाद पर। क्यों? क्योंकि वहां हुई एक पुलिस रेड ने इस साजिश की असली तस्वीर सामने रख दी थी। 2900 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए जरा, लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये फरीदाबाद में एक ठिकाने से बरामद हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये वही केमिकल था जिसका इस्तेमाल दिल्ली की कार में बम बनाने के लिए किया गया था। और सिर्फ केमिकल ही नहीं मिला, असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, डेटोनेटर सर्किट, यहां तक कि विस्फोटकों से भरे 12 सूटकेस। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो गई थी, ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक नेटवर्क था जो कई और हमले करने की फिराक में था। तो अब हमारे पास दो सिरे थे। एक तरफ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो बम वाली कार चला रहा था, और दूसरी तरफ फरीदाबाद में मिला ये जखीरा। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो आतंकवाद की एक बेहद परेशान करने वाली नई चाल सामने आई। इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। मतलब अब आतंकी संगठन अनपढ़ या गुमराह युवाओं को नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे इज्जतदार लोगों को, जैसे कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को, अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव था। अब जरा इस फर्क को समझिए। पहले के आतंकी अक्सर ऐसे बैकग्राउंड से होते थे जिन पर एजेंसियों की नजर रहती थी, लेकिन ये नए व्हाइट कॉलर आतंकी, ये तो पढ़े लिखे शहरी नौकरी पेशा लोग हैं। इन पर कोई शक ही नहीं करता। ये आसानी से समाज में घुल मिल जाते हैं, और यही बात इस नए मॉडल को बेहद खतरनाक बनाती है। ये भरोसे को ही हथियार बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इन पर कोई शक नहीं करता। एक डॉक्टर या इंजीनियर आसानी से घर किराए पर ले सकता है, केमिकल खरीद सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है, कोई सवाल नहीं उठाएगा। असल में ये लोग आतंकी नेटवर्क के लिए एक लॉजिस्टिकल बैकबोन की तरह काम करते हैं, और उनकी अच्छी सामाजिक छवि एक ढाल का काम करती है। इस पूरे मामले ने एक और बहुत बड़ी बात सामने रखी है, और वो है हमारे शहरों के सिक्योरिटी सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियां। देखिए, पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त में कोई सख्त वेरिफिकेशन नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल कौन खरीद रहा है, इसका कोई पुख्ता ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आज भी पुराने खतरों से लड़ने के लिए बने हैं। सबक साफ है,
जितनी तेजी से दुश्मन अपनी चाल बदल रहा है, उतनी ही तेजी से हमें भी अपने बचाव के तरीकों को बदलना होगा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब आतंक का चेहरा ही बदल रहा है, जब हमलावर हमारे बीच का कोई पढ़ा लिखा इज्जतदार शख्स हो सकता है, तो हमारे शहर और हमारा समाज खुद को बचाने के लिए कैसे तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है।